तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का वन शॉट साइंस का लेके आए हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं कंप्लीट एनालिसिस ऑफ क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट और वन शॉट इसका हम लेके आए हैं, क्योंकि हमारा कल पेपर आने वाला 25 तारीख को सुबह 8 बजे से पेपर होगा आप लोगों का। तो इसको एक बार केवल शाम को देख लीजिएगा। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं, उसको हम आपको बताते हैं। और हमने चैप्टर वाइज दिया हुआ, क्या बोलते हैं कि चैप्टर वाइज हमने हर चैप्टर से कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, उसको हम लेके आए हैं आपके सामने। उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो, तो आपको एक बार कंफर्म हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। हमने लास्ट में कुछ 10-20 क्वेश्चन और लगा दिए हैं, जिसको आप देख लीजिएगा और उसको तैयार कर लीजिएगा। हम बीच में हट जाएंगे, जिससे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला चैप्टर क्या बोलते हैं, इसका है अध्याय 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अभी हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि इसमें पूछा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके 4 लक्षण लिखिए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे हमारा नमक का नाम सुना होगा। नमक कैसे बनता है कि रासायनिक अभिक्रिया होती है नमक को बनने के लिए। जैसे हमारा सोडियम होता है, नमक का फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते होंगे, NaCl। इसका होता है NaCl होता है नमक का फार्मूला। इसमें हमारा जो सोडियम होता है और क्लोरीन होता है, ये आपस में मिल करके रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा नमक का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जैसे हमारा सोडियम और क्लोरीन मिल करके क्या बनाता है, नमक का फॉर्मेशन करता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया इसे ही मतलब, जिसे जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिल करके नए पदार्थ का फॉर्मेशन करता है तो इसे ही क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। हमारा यहाँ पे पूछा हुआ है कि इसके 4 लक्षण लिखिए। तो हमारा पहला लक्षण यहाँ पे दिया है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमारा जो होता है, ये सोडियम हमारा ठोस होता है, क्लोरीन हमारी गैस होती है। जब ये आपस में क्या बोलते हैं रिएक्शन करता है तो एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, व्हाइट कलर का क्रिस्टल जिसको बोलते हैं नमक। तो इसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। ताप और उष्मा का परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि इसमें ताप और उष्मा उत्पन्न होती है। गैस का उत्सर्जन होता है, इसमें कुछ गैस निकलती है। जैसे आपने को सुना होगा कि कोई किसी अभिक्रिया में क्लोरीन गैस निकलती है, किसी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, किसी में हाइड्रोजन गैस निकलती है। आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण सुना होगा, उसमें हमारा जब पेड़ आप क्रिया करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो वहाँ पे क्या निकलती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है जो हम लोग सांस लेते हैं डेली। तो गैस का रासायनिक अभिक्रिया द्वारा गैस का उत्सर्जन होता है। फिर वो चाहे अवक्षेप ठोस पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे हमारा अभी बताया ना नमक का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, अवक्षेप होता है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है उसी का एक अवक्षेप बन जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, अवक्षेप का फॉर्मेशन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं आपके सामने। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पूछा हुआ है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना है, कि कैसे रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है, निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित करिए। क्या कहा हुआ है कि निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, MgO दिया है। तो ये हमारा फाइनल जो क्या बोलते हैं कि संतुलित अभिक्रिया दी हुई है, तो इसको कैसे करेंगे। जैसे हमारा मेन रिएक्शन क्या थी, इसको हम लिख के बता रहे हैं, Mg+O2 गिव्स आउट, यानी कि जो तीर का निशान उसको गिव्स आउट बोलते हैं, 2MgO, जिसे इतना हमारा लिखा हुआ है। तो हमारी ये रिएक्शन कैसे मतलब संतुलित कैसे करेंगे, ये हमारी मेन रिएक्शन है। ये तो हमारा संतुलित फार्म दिया हुआ है, इसका ये संतुलित फार्म है। तो जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हमारा क्या है, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे हमारा कितना ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे अगर 2 लगा दें तो हमारा कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम सिंगल है, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1 है, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। तो हमारी ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2Mg+O2 गिव्स आउट 2MgO। यानी कि यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम भी 2 हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है, यहाँ पे अभी ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको रिएक्शन को मतलब क्या बोलते हैं, अभिक्रियाओं को संतुलित करना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए Zn+2HCl, यानी कि यहाँ पे 2 क्यों लगा हुआ है यहाँ पे। फिर भी हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, रिएक्शन के बाद क्या बनता है, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, यानी कि जो प्रोडक्ट होता है उसमें देखिए Zn+Cl2, यहाँ पे क्लोरीन 2 दिया हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन 1 था इसलिए हमने यहाँ पे 2 लगाया हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 करने के लिए हमने क्या लगाया हुआ है, 2। इसलिए
Zn प्लस 2HCl प्लस ZnCl2। यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 लगाया तो हमारी ये रिएक्शन क्या हो गई, पूरी कंप्लीट हो गई, यानी कि संतुलित हो गई। पूरी रिएक्शन कितनी क्या हो गई, संतुलित हो गई। तो हमारा अगला रिएक्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3Fe प्लस 4H2O गिव्स आउट, यानी इसको तीर को निशान के बोलेंगे क्या, मतलब पदार्थ की ओर, ये मतलब क्या बोलते हैं प्रोडक्ट की ओर इशारा करता है, बताता है कि इधर प्रोडक्ट लिखा हुआ है Fe3O4 4H2। यहाँ पे हमने यहाँ पे 3 लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे इधर जो क्या बोलते हैं आयरन, यानी कि फेरस, इसको आयरन बोलते हैं, आयरन, हाँ इसको आयरन बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 आयरन था इसलिए यहाँ पे 3 हमने लगाया हुआ है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना था हमारा 4, हमको ऑक्सीजन को 4 करने के लिए यहाँ पे हमने 4 लगाया हुआ है। तो इसलिए हमारा कितना हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगी। इसलिए हाइड्रोजन को 8 करने के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पे इस 4 लगा देंगे तो हमारा हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। इस प्रकार के हमको रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना रहता है कि दोनों तरफ हमको मैच करना रहता है कि दोनों तरफ पदार्थ की जो संख्या है यानी कि मात्रा है सेम होनी चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ अंक होते हैं लगा करके उनको बराबर करना होता है जिससे हमारा उनको कोई दिक्कत ना हो। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लीन करते हैं इसको, फिर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभिक्रियाओं के प्रकार सहित क्या बोलते हैं, इसमें लिखा हुआ है अभिक्रियाओं के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए कि अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है, उसका एक एक उदाहरण दीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं पहली कौन सी अभिक्रिया है हमारी। पहली अभिक्रिया हमारी है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या मतलब होता है कि जब 2 पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का फॉर्मेशन करते हैं तो इसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जब 2 या अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण हमारा दिया हुआ है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ यानी कि जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। जैसे आप लोगों ने पनवाड़ी की दुकान पे देखा होगा, जो चूना वो लगाते हैं पान वगैरह में, उसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना बोलते हैं उसको। फिर हमारी अगली दूसरी अभिक्रिया कौन सी है, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, जब एक यौगिक टूट कर 2 अधिक पदार्थ बनाता है, यानी कि एक अभिक्रिया टूट करके 2 अलग अलग नए नए पदार्थ का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि हमारा अभी हमने आपको बताया था NaCl, जैसे हमारा नमक लिखा हुआ है, जब ये टूटता है तो हमारा क्या बनता है, सोडियम अलग हो जाता है प्लस क्लोरीन अलग हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। जब एक पदार्थ टूट करके 2 अलग अलग पदार्थ का फॉर्मेशन करता है, ये बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब होता है खड़िया मिट्टी, आपने कुछ सुना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं खड़िया। इसको जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस यानी कि चूना मतलब अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है, यानी कि 2 में टूट जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। फिर हमारा अगला रिएक्शन कौन सा है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है आपको बताते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग नंबर, विस्थापन अभिक्रिया जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। यानी कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जेडियन क्या है, अधिक क्रियाशील होता है किससे, कापर से। तो ये कापर का यौगिक है, इसमें से जब ये जेडन होता है ये इसको कापर को हटा देता है यहाँ से। जैसे ये एक यहाँ पे लिखा हुआ है कापर सोडियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे कापर के क्या बोलते हैं, जैसे कापर का एक यौगिक यहाँ पे दिया हुआ है, उसको जेडन से अगर रिएक्शन करवाते हैं तो जो जेडन होता है ये कापर से ज्यादा क्रियाशील होता है, तो ये इसके यौगिक में से कापर को हटा देता है। जब ये कापर को हटा देगा उसके जगह पे खुद अटैच हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे जिंक खुद उसके साथ में अटैच हो जाता है और कापर को अलग कर देता है। तो इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जब एक पदार्थ अधिक क्रियाशील पदार्थ, जब एक अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने कम क्रियाशील पदार्थ के यौगिक में से उसको हटा करके खुद अटैच हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब अधिक क्रियाशील पदार्थ, क्या लिखा हुआ है, जब अधिक क्रियाशील पदार्थ क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील तत्व, जब अधिक क्रियाशील पदार्थ जो तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है तो उसको ही विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए हमारा अगला क्या है, हमारा अगला है हाँ, फिर हमारा घ नंबर है
घ नंबर पूछा हुआ है द्विविस्थापन, यानी कि एक जगह तो यहाँ पे देख रहे थे एक ही जगह पे विस्थापन हो रहा था, यहाँ पे दोनों जगह विस्थापन, यहाँ पे भी विस्थापन होगा, यहाँ पे भी विस्थापन होगा। जो ये सोडियम है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, जो ये बेरिलियम है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या बनाएगा, बेरियम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। बेरियम सल्फेट जो बोलते हैं इसको, नाम इसका हमें कंफर्म नहीं है, तो उसको बना देगा। और ये सोडियम इसके साथ मिलकर के सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पे दो विस्थापन क्रिया बोलते हैं। जब दो यौगिकों के आयन आपस में स्थान बदलते हैं, यानी कि जब सोडियम जो होता है इसके जगह पे आ जाए, ये इसके जगह पे चला जाए, इसको बोलते हैं द्विविस्थापन क्रिया। जब दो यौगिकों के आयन आपस में स्थान बदलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का हटना, और अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। हाँ, हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या होता है ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण पे हमारा पॉइंट क्या दिया हुआ है, ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, इसको पतला कर लेते हैं जरा। हाँ, ऑक्सीकरण क्या होता है, किसी तत्व किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी भी पदार्थ, जैसे हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है, फिर हाइड्रोजन दिया हुआ है, फिर यहाँ पे कॉपर प्लेन दिया हुआ है, फिर यहाँ वाटर दिया है, यानी कि यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन हट जा रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। वो क्या नाम, यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन हट जा रहा है, यहाँ पे क्या होगा, अपचयन होगा। हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसका क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ता है तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे कहा गया है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट दिया है अपचयन। अपचयन क्या होता है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना, यानी कि जैसे यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे यहाँ से हमारा क्या होते हैं कि ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। जैसे यहाँ पे अपने दिखाया, हमने बताया था आपको कि इस वाले यौगिक से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे जुड़ रहा है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपचयन हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का अपचयन और क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन आयन का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने भी लिख भी दिया है लास्ट में कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का अपचयन और हाइड्रोजन आयन का ऑक्सीकरण हो रहा है। और फिर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 पूछा संक्षारण। आप लोगों ने सुना होगा संक्षारण, आपको बताएं संक्षारण क्या होता है। संक्षारण से आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में बाहर कहीं लोहा अगर पड़ा होता है तो उसमें एक ब्राउन कलर यानी कि भूरे रंग की परत जम जाती है और लोहा खराब होने लगता है। लोहे के खराब होने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है संक्षारण यानी कि कोरोजन क्या होता है, धातुओं का वातावरण की नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आकर खराब होना संक्षारण कहलाता है। अभी हम आपको बताया कि जो हमारा लोहा होता है वो ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन पानी के संपर्क में, जैसे हमारा बारिश वारिश होता है उसके संपर्क में जब आता है तो उसमें क्या होता है, उसके जो ऊपरी परत होती है वो खराब हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं संक्षारण। इसे हम यहाँ पे लिखा हुआ है लोहे में जंग लगना है क्या बोलता है, संक्षारण कहलाता है। जैसे यहाँ पे लोहा दिया हुआ है, लोहा का अगर हम ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं और वाटर के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो उसका एक ऊपरी एक परत का ब्राउन कलर की जो परत बनती है उसको बोलते हैं क्या, उसका फार्मेशन, ब्राउन कलर की परत का फार्मेशन हो जाता है, उसी संक्षारण बोलते हैं। इसको बोलते हैं फेरस, हाँ फेरस ऑक्साइड बोलते हैं उसको। और वाटर की परत उस पर होती है, नमी होती है, तो उसी को संक्षारण बोलते हैं क्योंकि वो खराब होने लगता है ना। फिर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। उष्माक्षेपी मतलब तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें से उष्मा की उत्सर्जन होता है, यानी कि उष्मा बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कुछ अभिक्रिया जिसमें उष्मा देना पड़ता है तब अभिक्रिया होती है, उसको बोलते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। शोषी मतलब होता है ग्रहण करना और मतलब क्षेपी मतलब होता है ऊर्जा का निष्कासित करना। तो हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है, उष्माक्षेपी और
ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर, कौन कौन से अंतर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पॉइंट दिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और यहाँ पे दिया हुआ ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में से ऊष्मा निकलती है, इसमें से ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी कि इसमें ऊष्मा ऊर्जा देनी पड़ती है। फिर इसमें ताप बढ़ जाता है, इसमें ताप घट जाता है। फिर उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है दोनों के हैं, तो दोनों का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया है मेथेन का, अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ये हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या बोलते हैं उदाहरण दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे मान लिया दिया है कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम अगर उष्मा देंगे तो ये किसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया हुआ यहाँ पे, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, जब दो विलयों का मिलने पर, दो विलयों को मिलाने पर अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है, उसे अवक्षेपण कहते हैं। यानी कि जब हम किसी पदार्थ में, जब किसी दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, वो आपस में मिलते नहीं हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। इससे यहाँ पे हमारा रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे पीला PbL2 जो है अवक्षेप का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ मैंने Pb को NO3 और इसका ब्रैकेट बंद करके 2, इसको हमने किसके साथ रिएक्शन करवाया है, Ki के साथ हमने रिएक्शन करवाया, तो PbL2 का फॉर्मेशन हुआ और KNO3 का फॉर्मेशन हुआ। फिर यहाँ पे जो PbL2 जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला, ये हमारे का अवक्षेप का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, अवक्षेप का फॉर्मेशन करता है। ये हमारा अगला चैप्टर नंबर 2 है। अगला चैप्टर नंबर 2 कौन सा है, अध्याय 2 है, अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अम्ल यानी कि खट्टा चीज जो होता है वो अम्ल होता है, क्षार जो होता है वो उसमें तीखा, मतलब खट्टा, उल्टा, खट्टा का उल्टा मान लीजिए आप, ठीक है, वो होता है क्या, क्षार। फिर लवण क्या होता है, लवण जो ना खट्टा ना मीठा, उदासीन होता है लवण, ठीक है। यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन यही लिया हुआ है, अम्ल क्षारक क्या होते हैं, अम्ल और क्षारक क्या होते हैं, इसके गुण लिखिए। हमने पहला क्वेश्चन यही लिया हुआ है। हमारा पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हमारा अम्ल यानी कि एसिड, हम लोग को क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। वह पदार्थ जो किस में घुल करके, पानी में यानी कि वाटर में, जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोराइड गैस, क्लोरिक एसिड होती है, फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होती है। ये हमारे कौन से होते हैं, ये क्या होते हैं, प्लस आयन देते हैं और जल में घुल करके प्लस आयन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि प्लस आयन देते हैं, ठीक है। फिर अम्ल के गुण, अम्ल के कौन कौन से गुण होते हैं। अम्ल कैसा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, धातुओं से अभिक्रिया करके H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। फिर हमारा क्या है, क्षार यानी कि क्षार यानी कि बेस। बेस क्या होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। बेस क्या होता है, बेस क्या होता है, बेस वह यानी कि क्षारक वह पदार्थ होते हैं, क्षारक यानी कि बेस, बेस यानी कि क्षार। दोबारा इसको लिख देता हूँ मैं, हाँ दोबारा क्या लिख देता हूँ, क्षार, सॉरी गलती हो गई, क्षार, क्षार, हाँ ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्षारक, हाँ क्षारक यानी कि बेस, हाँ बेस। वह पदार्थ जो जल में घुल करके OH आयन देते हैं, OH निगेटिव आयन देते हैं, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, OH निगेटिव आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण हमारे यहाँ पे दिया हुआ है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, क्या होते हैं, वो OH आयन देते हैं। जब इसको हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये पोटेशियम हमारा अलग हो जाएगा, ये OH आयन अलग हो जाएगा। क्षारक के गुण कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं क्षारक के गुण कौन कौन से होते हैं। जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल, जैसे अभी हमने पढ़ा था क्या कि अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और ये क्षारक क्या होते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, यानी कि उसका उल्टा अपोजिट कर देते हैं। स्पर्श में चिकने होते हैं, जो क्षारक होते हैं वो स्पर्श करने में चिकने होते हैं, चिकनाहट यानी लुब्रिकेंट का काम करते हैं, चिकनाहट प्रदान करते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर इसका, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है इसमें, दूसरे चैप्टर का। चैप्टर नंबर 2 है पीएच स्केल क्या होता है। पीएच आप लोगों ने सुना होता है कि अम्ल को कैसे मापते हैं,
अम्ल का जैसे हमारा एक पीएच पैमाना होता है, यहाँ पे 0 लिखा होता है, यहाँ पे बीच में 7 लिखा होता है, यहाँ पे 14 लिखा होता है, यहाँ से यहाँ के बीच में क्या होता है, अम्ल यानी कि एसिड होता है, और यहाँ से यहाँ के बीच में क्या होता है, बेस होता है। तो ये पीएच, इसको क्या बोलते हैं, पीएच पैमाना बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इसका क्या काम है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। पीएच स्केल किसी विलय की अम्लीयता एवं क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। क्या लिखा है, अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। इसका मान 0 से 14 तक होता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कितना होता है, 0 से 14 तक होता है, ठीक है। अगर हमने हमारा पीएच मान कितना है, 7 अगर है यहाँ के, यानी यहाँ के अगर बीच में अगर है तो ये जो हमारा पदार्थ क्या होगा, न्यूट्रल होगा, यानी कि क्या होगा, उदासीन। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, यानी कि उदासीन हो जाएगा। अगर हमारा पीएच जो 7 से अगर ज्यादा है तो हाँ, पीएच अगर 7 से कम, यानी कि यहाँ लिखा है पीएच जो कम है ना, 7 की तरफ बड़ा लगा हुआ है, 7 ज्यादा है, यानी कि पीएच अगर हमारा 7 से अगर कम है तो क्या होगा, अम्लीय प्रकृति होगी, यानी खट्टापन होगा। अगर हमारा पीएच 7 से ज्यादा है तो क्षारीय प्रकृति होगी। हमारा जो ब्लड होता है कैसा होता है, जो ब्लड होता है यानी कि खून जो होता है, BLOOD, हाँ ब्लड, ब्लड का जो पीएच होता है 7.4 होता है, 7.4 होता है। ये हल्का क्षारीय होता है। जो हमारा खून होता है हल्का सा कैसा होता है, क्षारीय होता है। हमारा जो ब्लड होता है हल्का सा क्षारीय होता है, ठीक है। और जो हमारा वाटर यानी कि पानी का पीएच कितना होता है, पानी का पीएच कितना होता है, पानी का पीएच 7 होता है, यानी कि पानी में कैसा होता है, उदासीन होता है, पानी उदासीन होता है। पानी कैसा होता है, उदासीन होता है, इसलिए ना खट्टा लगता है, ना कड़वा लगता है, ना तीखा लगता है, कोई किसी तरह उसमें स्वाद नहीं होता है। क्या होता है, वो उदासीन है कि न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। हमारा पानी कितना कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है दूसरे चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, अम्ल को अगर धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होगा। इसमें बताया, पूछा हुआ है, अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल जो होते हैं धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे दिया हुआ है जिंक, एक धातु है, और ये क्या है, HCl हमारा एक प्रकार के अम्ल है। जब इसको हम रिएक्शन करवाते हैं जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लवण बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे पूछा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, जल की उपस्थिति में अम्लीय गुण क्यों, जल की वजह से अम्लीय गुण क्यों होता है, जल की उपस्थिति में अम्लीय गुण क्यों, कोई भी पदार्थ के जल की उपस्थिति में अम्लीय गुण कैसे क्यों प्रदर्शित करता है, वो हमारा क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है। अम्ल केवल जल में घुलकर प्लस आयन देते हैं, प्लस H आयन बनाते हैं, इसलिए वे अम्लीय गुण दिखाते हैं। कोई भी पदार्थ वो क्या होते हैं, जब वो जल में घुलते हैं तो वो प्लस आयन रिलीज करते हैं, इसलिए उसमें क्या होता है, अम्लीय गुण आ जाते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl यहाँ पे दिया हुआ है, उसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो H3O+ यानी कि और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है, यानी कि ये घोल करके क्या होता है, H+ आयन दे रहा है और क्लोरीन गैस हमारी रिलीज हो रही है, माइनस आयन के साथ रिलीज हो रही है। यहाँ पे जैसे अगर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, सूखी HCl गैस अम्लीय गुण नहीं दिखाती। जो सूखी HCl की जो सूखा गैस होती है वो क्या बोलते हैं, जिसमें अगर वाटर के प्रेजेंस नहीं होगा तो ये अम्लीय गुण नहीं दिखाएगा। अगर इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो ये हमको क्या दिखाएगा, अम्लीय गुण दिखाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर क्या दिया, 5 क्वेश्चन नंबर दिया है, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा क्या होता है। हम लोगों ने सुना वॉशिंग सोडा, जैसे कपड़ा डिटर्जेंट पाउडर, इसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। आप लोग खाने में सुना होगा कि सोडा डालते हैं, जैसे हमारा छोला वोला बनता है उसमें मटर में डालते हैं, क्या सोडा डालते हैं, जिससे वो जल्दी जल्दी मतलब पक जाता है। तो क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है जो खाने में पड़ता है, जो जिससे कपड़े धुलते हैं उसका बोलते हैं वॉशिंग सोडा बोलते हैं। पहला हमारा पॉइंट क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3। ये हमारा पता है किसका सूत्र होता है, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। इसका निर्माण कैसे होता है, कैसे बनता है, इसको सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक को HN नाइट्रिक एसिड HN3 यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर इसको और जल के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, हमारे इसका फॉर्मेशन होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। इसको बोलते हैं सोडियम, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोल सकते हैं। इसका फॉर्मेशन होता है और इसमें नाइट्रिक अम्ल का भी फॉर्मेशन होता है, NH4Cl नाइट्रोजन क्लोराइड, उसको जो जिसका नाम नहीं हमें कंफर्म है, तो उसका फॉर्मेशन हो NH4Cl का भी फॉर्मेशन होता है। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, इसका बेकिंग पाउडर
बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किस में करते हैं? बेकिंग पाउडर बनाने की, जो हम कपड़ा खाना बनाने वाला जो होता है उसमें इसका उपयोग करते हैं। सोडा एसिड अग्निशामक में, सोडा एसिड अग्निशामक क्या होता है? जैसे हम जो एक आप लोगों ने सुना होगा सोडा आता है पीने वाला, और जो एक आता है आग बुझाने वाला जो सिलेंडर होता है ना, उसमें भी इसका यूज करते हैं। अग्निशामक यानी कि जिसमें आग बुझाने वाला होता है उसमें भी इसका यूज करते हैं, उसमें भी इसका यूज करते हैं भाई साहब। और पेपर की तैयारी बढ़िया से चल रही है आप लोगों की? हाँ। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है वाशिंग सोडा कैसे होता है? वाशिंग सोडा क्या होता है? कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है, और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। इसमें 10 वाटर के 10 पॉइंट यानी कि 10 अणु मिले होते हैं इसमें वो जल के। इसका उपयोग क्या है, क्या करते हैं, कहाँ पे इसका उपयोग होता है? इसका उपयोग करते हैं कपड़े धोने में, जल की कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर क्या पूछा हुआ? क्वेश्चन नंबर 6 है यानी क्वेश्चन नंबर 6 है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? जैसे आप लोगों ने हाथ वाथ टूट जाता है, जैसे किसी का आपने देखा होगा गांव में हाथ टूट जाता है, उसमें प्लास्टर चढ़ाते हैं, तो प्लास्टर कैसे बनता है उसका देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? इसमें दिया हुआ रासायनिक नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध जलयोजित। अर्ध जलयोजित क्या होता है? इसमें जल के आधा अणु भाग लेता है, ना कि एक, उसका आधा अणु भाग लेता है इसको बनाने के लिए। क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट यानी कि आधा, यहाँ पे वाटर का लगा हुआ, अर्ध जलयोजित मतलब होता है इसमें आधा अणु जल का सम्मिलित होता है। इसको कैसे बनाते हैं? CaSO4 को 2H2 यानी कि जल के 2 अणु के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, और इसमें आधा अणु वाटर का जुड़ जाता है और आधा अणु, 1.5 अणु जो होता है बाहर रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 अणु लिए हुए हैं वाटर के, तो 1.5 अणु हमारा यानी कि 1/2 मतलब जिसमें 1.5 क्या बोलते हैं 1.5 अलग हो जाता है और आधा इसके साथ अटैच हो जाता है। इसका उपयोग कैसे मूर्तियों के बनाने में करते हैं? टूटी हड्डी पर प्लास्टर चढ़ाने, अभी हम आपको बताया था कि इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? टूटी हुई हड्डी के ऊपर प्लास्टर चढ़ाने का भी इसका उपयोग करते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 है अम्ल वर्षा। आप लोगों ने सुना होगा अम्ल वर्षा, वो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। अम्ल वर्षा क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। जब वर्षा के जल में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 मिल जाते हैं तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। यानी कि जो हमारे आकाश में जो बहुत प्रकार की गैसें उपस्थित होती हैं, उसमें से जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जब वाटर के साथ यानी कि पानी के साथ मिल करके नीचे जमीन पर बारिश करती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा बोलते हैं। इसका कारण क्या है? अम्ल वर्षा का कारण क्या है? जैसे कि इसमें SO2 और NO2 गैसों का जो वायुमंडल में मिलना, SO2 और NO2 जो गैसें होती हैं वायुमंडल में मिल जाती हैं, और इसके वजह से क्या होता है? अम्ल वर्षा होती है। इसमें प्रभाव क्या है? इसके क्या प्रभाव, दुष्प्रभाव क्या पड़ते हैं? इससे क्या हमें नुकसान होता है? इसमें क्या नुकसान होता है? फसलों को नुकसान हो जाता है, इमारतों का क्षरण हो जाता है, जैसे इमारतें के ऊपर जो प्लास्टर लगा होता है वो बिगड़ने लगता है प्लास्टर। जल स्रोतों की हानि हो जाती है, जल जैसे हमारे जो नदियाँ होती हैं उसमें जब ये पानी मिलेगा तो वो पानी बेकार हो जाएगा, तो इसका जल स्रोत की एक प्रकार की हानि ही होती है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर, हमारा अगला चैप्टर कौन सा है? धातु एवं अधातु। चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? धातु और अधातु, ठीक है। धातु और अधातु में अंतर लिखिए। पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया हुआ है? धातु और अधातु में अंतर लिखिए। धातु क्या होती है? धातु चमकदार होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, तन्य एवं आघात वर्धनीय होती हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, जो ये धातुओं के गुण हैं। हम अगर धातुओं के गुण को अगर देखते हैं, अधातु क्या होते हैं? प्राय चमकदार नहीं होती हैं, ये खुरदरी सतह होती हैं अधातु जो होती हैं, ये कुचालक होती है, इसमें लाइट करंट का प्रवाह नहीं होता है, ये भंगुर होती हैं, जल्दी टूट जाती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, ये जो हमारी क्या होते हैं धातु हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, यानी कि अपने पास बुलाती हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर क्या हो? क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हाँ, धातुओं के भौतिक गुण लिखिए। धातु के कौन कौन से भौतिक गुण हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जिनको महसूस कर सकते हैं? जैसे कि धातु चमकदार होती है, अभी हमने आपको पहले बताया,
तन्य यानी कि तार बनाने में इसका उपयोग करते हैं। जैसे आप लोगों ने घर में आपके लगा हुआ कापर का तार, एल्युमिनियम का तार, वो बहुत लोग महिलाएं देखो कान में पहनती हैं, बाला वगैरह, उसको खींच खींच के कितना पतला कर देते हैं ना, वो तन्यता का गुण होता है। आघात वर्धनीय मतलब होता है पीट कर चादर के रूप में। जैसे आप लोगों घर पे देखो किसी के घर में लोहे का दरवाजा लगा होता है, चद्दर लगा होता है ना, उसको पीट पीट कितना पतला कर दिया जाता है ना, तो उसको आघात वर्धनीयता बोला जाता है। ऊष्मा व विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, इसमें से लाइट यानी कि करंट का प्रवाह आसानी से हो जाता है। उच्च घनत्व एवं उच्च गलनांक होता है, इसमें घनत्व भी अधिक होता है और गलनांक भी इसका अधिक होता है। ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा, तो जैसे हमारे लोहा है इसको अगर हमको गलाना है कितना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, इनके गुण लिखिए। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, इसके गुण लिखिए। धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाले यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। यानी कि क्या होता है, धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, जैसे कोई धातु है और कोई अधातु है, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं। इसके गुण क्या होते हैं, आयनिक यौगिक के गुण क्या, कौन कौन से गुण होते हैं, उच्च गलनांक होता है, इसके पास उच्च हाई गल मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, कठोर होती हैं और भंगुर होती हैं, यानी कि कठोर भी होती है तो आसानी से टूट भी जाती हैं। भंगुर का मतलब होता है टूट जाना आसानी से, इसको क्या बोलते हैं, भंगुर बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है इसमें, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, अभी नहीं, अभी इसका गुण ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा नीचे दिया हुआ है, अभी इसका गुण ही चल रहा है। इसके गुण में क्या हुआ, ये जल में घुलनशील होती हैं। क्या धातु क्या जल में क्या आयनिक क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। पिघली अवस्था में विद्युत का सुचालन करते हैं, यानी कि जब ये लिक्विड फॉर्म में यानी कि जलीय रूप में होती, पिघली हुई रूप में होती है, तो ये विद्युत का सुचालन करती हैं। अगर ये ठोस हो जाती है तो इसमें विद्युत की कुचालक हो जाती हैं। जैसे कि हमारा सोडियम क्लोराइड यानी कि क्या बोलते हैं, नमक को हम पानी में घोल दें तो ये विद्युत का सुचालक हो जाएगा, यानी कि इसमें से लाइट करंट का पास हो जाएगा। अगर ये सूखा पाउडर है, अगर इसके अंदर बिजली का तार लगा दें, इसमें करंट का प्रवाह नहीं होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया लिखिए। कि जो धातु होते हैं उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, उसको बारे में पूछा गया है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। जैसे हमारे यहाँ मैग्नीशियम दिया हुआ है, इसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, हाँ, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जंग लगना क्या होता है। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कोरोजन यानी कि संक्षारण, वही उसी को बोलते हैं जंग लगना। इसके कैसे रोका जा सकता है, जंग लगने को कैसे रोका जा सकता है, यानी कि लोहे की नमी और ऑक्सीजन के संपर्क, लोहे का नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आकर भूरा पदार्थ यानी कि ये फेरस ऑक्साइड, उसके ऊपर जब परत जम जाती है फेरस ऑक्साइड का बनाना जंग लगना कहलाता है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में जो लोहा होता है उसके ऊपर भूरे कलर की परत बन जाती है। जैसे बाहर पड़ा रहता है, पानी के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आता है, तो उसके ऊपर भूरे कलर की परत बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जंग लगना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आकर भूरा परत बन जाता है, इसको भी जंग लगना कहते हैं। इसको रोकने के उपाय, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसको पेंट कर दिया जाए तो उस पर पानी और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाएगा तो जंग नहीं लगेगा। गैल्वेनीकरण यानी कि जस्ता जिंक होता है उसके ऊपर कोटिंग करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे टावर वाले लगे होते हैं सफ़ेद कलर के होते हैं, उसके ऊपर क्या होती है, जिंक की कोटिंग होती है। तेल और ग्रीस, जैसे तेल लगा दिया जाए या ग्रीस लगा दिया जाए तो फिर भी उसमें जंग नहीं लगता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या हुआ, पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी क्या है। धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी क्या है। धातुओं को उसकी क्रियाशीलता के आधार पर निम्न श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, उसके बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। अधिक से कम की क्रियाशीलता क्रम यहाँ पर दिया हुआ, जैसे कि पोटेशियम का सबसे ज़्यादा होता है, फिर उससे कम सोडियम का होता है, उसके कैल्शियम का होता है, फिर मैग्नीशियम का होता है, फिर एल्युमिनियम का होता है, फिर जिंक का होता है, फिर आयरन का होता है, प्लेबम का होता है, फिर हाइड्रोजन का होता है, फिर कॉपर का होता है, फिर हमारा आ जाता है मरकरी पारा का होता है, फिर आयरन का होता है, सिल्वर का होता है, फिर सोने का होता है। ठीक है, सबसे कम किसका होता है, सोने का होता है।
अभिक्रियाशीलता सबसे कम सोने की होती है, सबसे कम अभिक्रिया करती है सोना जो होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 पूछा हुआ है यहाँ पे, अयस्क क्या होते हैं, धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। अयस्क वो होता है कि जिसमें जिसके द्वारा धातु को प्राप्त किया जाता है, ठीक है, जिसके द्वारा धातु को प्राप्त किया जाता है उसको अयस्क बोलते हैं, उसमें कुछ अशुद्धियां मिली होती है, ठीक है। वह खनिज जिनसे धातु लाभकारी रूप से प्राप्त किया जा सके अयस्क कहलाते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या बताया, वह खनिज जिनसे धातु लाभकारी रूप से प्राप्त की जा सके उसको अयस्क कहते हैं। निष्कर्षण प्रक्रिया, इसकी निष्कर्षण, इसको निकालने की प्रक्रिया क्या होती है। अयस्क का संकेंद्रण किया जाता है, इसका भंजन भूनन किया जाता है, धातु का अपचयन किया जाता है, शोधन किया जाता है। ये सारी प्रक्रियाओं को फॉलो करके एक धातु को उसकी अयस्क से अलग किया जाता है। फिर हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, कार्बन और उसके यौगिक। इसके बारे में आपको बताते हैं। अध्याय क्या पूछा हुआ, कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन, पहला क्वेश्चन है, कार्बन में संयोजन बंध क्यों होते हैं। कार्बन में संयोजन बंध क्यों होते हैं। कार्बन के बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह ना तो 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग करता है और ना ही ग्रहण करता है, क्योंकि इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन में 4 हाफ फील्ड होता है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप लोगों को सुना भाव के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में होने चाहिए, तो इसमें कितने हैं, 4 हैं। तो ये हाफ, आधा भरा हुआ है, इसलिए ना ये 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, ना चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इसलिए यह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके संयोजन बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड को बनाता है। ये केवल साझेदारी करता है, ना कि ग्रहण करता है और ना ही त्याग करता है। साझेदारी करके संयोजन बंध का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, संयोजन बंध इसको बोलते हैं। यहाँ पे लिखा सहसंयोजक यौगिक के गुण लिखिए। सही, सहसंयोजक यौगिक कौन कौन से होते हैं उसके गुण लिखिए। निम्न गलनांक और क्वथनांक। जो सहसंयोजक यौगिक होकर इसके पास होता है निम्न गलनांक होता है, क्वथनांक होता है, यानी कि कम टेम्परेचर पर ये गल जाते हैं आसानी से। विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें लाइट यानी करंट का प्रवाह नहीं होता है, इसमें करंट का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। सामान्यतः जल में अघुलनशील होते हैं, ये जल में घुलते नहीं हैं, आसानी से जल में घुलते नहीं हैं। कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील, जो कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन से जुड़ा हुआ कोई पदार्थ होता है उसमें ये घुलनशील होते हैं। फिर पूछा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा, श्रृंखलन क्या होता है, यानी कि कैटेनेशन क्या होता है, श्रृंखलन। कार्बन के अपने ही परमाणुओं से लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता को श्रृंखलन कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन अटैच है, दूसरे कार्बन के साथ तीसरा अटैच है, तीसरे के साथ चौथा अटैच है, इसको क्या बोलते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जुड़ने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, श्रृंखला बोलते हैं। कि जैसे हम आप लोगों के स्कूल में लाइन लगती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगते हैं ना, उसी को बोलते हैं श्रृंखला, कैटेनेशन बोलते हैं उसको। क्या यहाँ पे लिखा हुआ भी, कार्बन अपने परमाणु से लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता को ही श्रृंखलन कहते हैं। फिर पूछा है समवायता क्या होता है, क्या बोलते हैं समावयता, सोमेरिज्म क्या होता है, सोमेरिज्म क्या हो, आइसोमेरिज्म क्या होता है, सॉरी क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। समावयता क्या होता है, जब 2 या अधिक यौगिकों का आणविक सूत्र समान हो, आणविक सूत्र समान हो लेकिन संरचना अलग अलग हो, इसे क्या बोलते हैं, समावयता बोलते हैं, यानी कि आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है C4H10 N ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, इसको कैसे हम बनाते हैं, C4H10 को मतलब जैसे C4H10, जैसे C लिखे, फिर इसके साथ में फिर C लिखे, फिर इसके साथ में फिर C लिखे, फिर इसके साथ फिर C लिखे, इसके साथ हमारा 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन पहले वाले के साथ, इसके वाले के साथ 2 जुड़ जाएगा, इसके साथ 2 जुड़ जाएगा, ठीक है, इसके साथ 2 जुड़ जाएगा, इसके साथ 2 जुड़ जाएगा, इसके साथ 3 जुड़ जाएगा, इसके साथ कितना जुड़ जाएगा, 3 जुड़ जाएगा, 3 2 5 2 7 2 3 10। अगर इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमारा दूसरा है कार्बन के साथ एक कार्बन, एक कार्बन के साथ एक कार्बन, इसके साथ एक कार्बन, फिर इसके साथ एक श्रृंखला बना के एक कार्बन यहाँ पे अटैच कर दिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन। फिर होता है आइसोब्यूटेन, का मतलब क्या होता है, इसी के साथ दूसरा मतलब दूसरे तरह से उसको कैसे लिखा जाए, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 4, यानी इसका क्या होता है, आणविक सूत्र समान है, इसमें 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन ही होंगे, लेकिन उसके क्या होते हैं
प्रदर्शित करने की जो प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है। इसी क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं, समावयता बोला जाता है इसको। फिर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, एथेनॉल के 2 गुण लिखिए और 2 उपयोग लिखिए। एथेनॉल यानी कि क्या होता है, एथेनॉल आप लोगों ने सुना होगा, बताइए एथेनॉल क्या होता है, बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। हाँ, एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5। जो आप लोगों ने अल्कोहल का नाम सुना होगा, दारू सुना है? वो होता है एथेनॉल, C2H5OH, इसको बोलते हैं एथेनॉल। इसके गुण कौन कौन से होते हैं, ये ज्वलनशील द्रव होता है, ये जल में घुलनशील होते हैं। इसका उपयोग कैसे करते हैं, ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं, औषधियों के रूप में इसका उपयोग करते हैं। स्प्रिट जो होता है आप लोगों ने सुना होगा, मेडिकल फील्ड में यूज किया जाता है, उसमें एथेनॉल का मात्रा होती है। और इसमें ईंधन के रूप में कैसे होता है, हमारे आजकल जो पेट्रोल पंप होते हैं ना, उसके जो पेट्रोल मिलता है उसके साथ में एथेनॉल मिला करके दिया जाता है, ठीक है, एथेनॉल मिला करके दिया जाता है, इसके लिए इसको ईंधन के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया हुआ है, एथेनोइक अम्ल यानी कि सिरका, जो आप लोगों ने सुना होगा, एथेनोइक अम्ल इसको बोलते हैं, CH3COOH, इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। ये स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, एस्टर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कौन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा हुआ है, साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं, साबुन होते हैं वसा अम्ल का सोडियम पोटेशियम लवण। जो साबुन क्या होता है, वो होता है अम्ल का सोडियम पोटेशियम लवण होता है, उसको बोलते हैं साबुन। ये कठोर जल में कम प्रभावी होते हैं, जो कठोर जल होता है उसमें कम प्रभाव दिखाते हैं, जैव अपघटनीय होते हैं। क्या होते हैं, जैव अपघटनीय होते हैं। अपमार्जक क्या होता है, ये होते हैं सल्फोनिक अम्ल के लवण होते हैं। जो अपमार्जक होते हैं क्या होते हैं, सल्फोनिक अम्ल के लवण होते हैं, कठोर जल में प्रभावी होते हैं। कुछ अपमार्जक अजैव अपघटनीय होते हैं। फिर हमारा चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, चैप्टर नंबर 5 में हमारा चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है, यहाँ पे देखा जाएगा, चैप्टर नंबर 5 का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आवर्त सारणी आप लोगों ने सुना होगा, उसी का चैप्टर ये है, आवर्त सारणी यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्वेश्चन नंबर 1 में। आवर्त सारणी क्या होता है, तत्वों, यहाँ पे लिखा है, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने की सारणी को ही आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त सारणी का निर्माण मोजले ने किया था। किसने किया था, मोजले ने किया था, यहाँ पे लिखा हुआ है मोजली ने किया था। आवर्त सारणी क्या होता है, तत्वों के उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के प्रक्रिया को ही आवर्त सारणी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था, मोजले ने किया था। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी क्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी हमारे जो पूछा, पुरानी वाली आवर्त सारणी का तो उसके बढ़ते परमाणु क्रमांक के हिसाब से रखा जाता था, और हाँ वही सेम ही है, इसमें दूसरा पूछा गया, इसमें दूसरा पूछा गया, आवर्त सारणी का नियम क्या है, इसमें पूछा, यहाँ पे क्या है पूछा गया था, यहाँ पे नियम क्या है, इसमें कैसे रखा जाता है आवर्त सारणी में, वो पूछा गया है। तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती का फलन होता है, जैसे हमें यहाँ बताया आवर्ती फलन होता है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही आवर्त सारणी बोलते हैं। यहाँ पे क्या पूछा, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है, यानी बढ़ते हुए क्रम को ही आवर्ती फलन बोलते हैं। इसे आधुनिक आवर्त सारणी का नियम कहते हैं। तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, नियम बोलते हैं, आवर्त सारणी का नियम बोलते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछा हुआ है, मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या होती है। आप लोगों ने सुना, मेंडलीव का नाम सुना होगा, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या होती है उसके बारे में आपको बताते हैं। हाँ, मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या होती है, मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या होती है, इसकी 2 उपलब्धियां और 2 सीमाएं लिखी हैं। उपलब्धियां कौन कौन सी है मेंडलीव की, नए तत्वों के लिए स्थान छोड़ा गया है इसमें, और तत्वों के गुणों का सही वर्गीकरण किया गया है किसमें, मेंडलीव की आवर्त सारणी में। फिर हमारा इसकी सीमाएं यानी कि लिमिटेशन क्या होती है, इसकी लिमिटेशन क्या होती है, हाइड्रोजन की सही स्थिति नहीं बता सका है ये आवर्त, मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है ये, इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन की सही स्थिति नहीं बता सके। समस्थानिकों आइसोटोप्स की स्थिति स्पष्ट नहीं थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 पूछा हुआ है, सॉरी पेन गिर गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूछा हुआ है, समूह और आवर्त में क्या अंतर होता है, समूह और आवर्त में क्या अंतर होता है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी कि समूह कहलाते हैं, ये कुल 18 होते हैं। जो ऐसे ऐसे लाइन होती है ना, ऐसे ऐसे जो सेक्शन होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आवर्त, क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं। और जो ऐसे ऐसे
खाने होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आवर्त बोलते हैं। क्षैतिज होते हैं पृथ्वी के समांतर, इसको बोलते हैं क्षैतिज। यहाँ पे समूह में क्या है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, कुल 18 समूह होते हैं। समान रासायनिक गुण होते हैं, सबके रासायनिक गुण समान होते हैं, एक में होगा इसका रासायनिक गुण सबका समान होगा, ऐसे ऐसे जो लिखा जाएगा। आवर्त क्या होता है, आवर्त यानी कि क्षैतिज जो होता है, ऐसे ऐसे क्षैतिज, ऐसे ऐसे जो होता है, ऐसे 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 जो होता है ना, इसको बोलते हैं आवर्त। क्षैतिज पंक्ति होती है, कुल 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कितने होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, इस यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे तो इसमें क्रम के हिसाब से परिवर्तन होगा, ना कि उसके रासायनिक गुण में परिवर्तन होगा, केवल क्रम में परिवर्तन होगा इसके, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा हुआ है हमारे यहाँ पे, परमाणु आकार में आवर्त में परिवर्तन कैसे होता है। परमाणु आकार में आवर्त में परिवर्तन कैसे होता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, क्या पूछा हुआ है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, यानी कि इस तरफ से इस तरफ जाने पर, इस तरफ से इस तरफ, हाँ, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है, ठीक है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में धात्विक और अधात्विक गुणों में परिवर्तन कैसे होता है। समूह में नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, यानी कि ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है, यानी कि इधर से इधर जाएंगे तो धात्विक गुण घटेगा, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा, इधर से इधर को जाएंगे तो धात्विक गुण कम हो जाएगा, यानी कि कम इसको ऐसे लिखा जाता है, बढ़ने को ऐसे लिखा जाता है, इंक्रीज यानी कि बढ़ेगा, और डिक्रीज मतलब घटेगा, यानी कि इधर जाएंगे तो घटेगा, नीचे की ओर आएंगे तो बढ़ेगा। फिर हमारा पूछा हुआ संयोजकता यानी कि बैलेंसी क्या होती है। बैलेंसी यानी संयोजकता में आवर्त में परिवर्तन कैसे होता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो संयोजकता हमारी 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 0 तक घटती है। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 1 से 4 तक बढ़ेगी, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे फिर हमारा कितना हो जाएगा, 4 से 0 हो जाएगी। संयोजकता के बाएं से दाएं जाने में पहले बढ़ती है फिर घटती है। फिर हमारा अगला चैप्टर कौन सा पूछा हुआ, जैव प्रक्रम। हमारा बायोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट हो गया है, हमारा अभी केमिस्ट्री चल रहा था, अब हमारा क्या स्टार्ट हो गया है, बायोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे बायोलॉजी, हाँ बायोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट हो गया है, बायोलॉजी सेक्शन स्टार्ट हो गया है। इसमें पूछा हुआ जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम क्या है, सेल्फ प्रोसेस। हम लोग जो जिंदा है ना, ये भी एक प्रकार का जैव प्रक्रम का पार्ट है, ठीक है। जीवित प्राणियों में जीवन बनाए रखने के लिए होने वाली आवश्यक क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहा जाता है, यानी कि हम लोग जो जिंदा रहते हैं उसको जिंदा बने रहने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं उसको ही क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। जैसे कि पोषण करते हैं यानी कि खाना खाते हैं, श्वसन करते हैं यानी कि सांस लेते हैं, परिवहन यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, उत्सर्जन यानी कि हम मल मूत्र का त्याग करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि पोषण कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित लिखिए। क्या पूछ रहा है बच्चों, आप लोग बताइए जरा, पोषण कितने प्रकार का होता है, ये इसका उदाहरण लिखिए। पोषण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला कौन सा, स्वपोषी, दूसरा कौन सा होता है, परपोषी पोषण। पहला है यहाँ पे स्वपोषी पोषण, इसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक। इसमें आते हैं पौधे, स्वपोषी होते हैं। पौधे कौन क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी, दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, परपोषी। परपोषी में होता है हेट्रोट्रॉफ, जैसे कि हम लोग होते हैं दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, पौधों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मम्मी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जब वो खाना बना के देगी तब खाएंगे ना, इसको बोलते हैं परपोषण। दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना ही क्या बोलता है, परपोषण होता है। जीव अन्य पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि हम लोग किस पे रहते हैं, पेड़ पौधों पे रहते हैं, जो फल हमको देंगे तब खाएंगे। मम्मी के ऊपर रहते हैं क्योंकि बनाएंगे तब खाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, मनुष्य और पक्षी क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसका समीकरण लिखिए।
पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। इसका जो समीकरण होता है, इसका समीकरण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, वाटर के 6 अणु मिल करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। इसका ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस के 6 अणु रिलीज हो जाते हैं एक किसके? एक ग्लूकोज के क्या नाम? अणु से। सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भी इसकी उपस्थिति जरूरी होती है। जो होता है सूर्य, क्या होता है? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति होगी तभी ये प्रक्रिया यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है? हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा श्वसन क्या है, एरोबिक और एनारोबिक श्वसन क्या होता है? श्वसन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है श्वसन क्या है, एरोबिक और एनारोबिक श्वसन में अंतर लिखिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है एरोबिक और एनारोबिक श्वसन में अंतर लिखिए। एरोबिक श्वसन मतलब होता है वायु की ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एनारोबिक मतलब होता है कि वायु यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता है। भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। भोजन के ऑक्सीजन से ऊर्जा प्राप्त करने, भोजन जब ऑक्सीजन के साथ संपर्क करता है तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो तो वो होगा भोजन के ऑक्सीजन के से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। एरोबिक श्वसन क्या होता है और एनारोबिक श्वसन क्या होता है? एरोबिक श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अधिक ऊर्जा निकलती है इससे, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। और जो एनारोबिक श्वसन होता है इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, यानी कि एब्सेंट होता है ऑक्सीजन जो होता है, और इसमें कम ऊर्जा मिलती है, एल्कोहल और लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, मनुष्य में रक्त परिसंचरण का वर्णन कीजिए। मनुष्य में रक्त परिसंचरण का वर्णन कीजिए। मनुष्य में द्विगुणित परिसंचरण यानी कि द्विसंचरण होता है, यानी कि 2 बार जो खून होता है हृदय के अंदर आता है, इसको बोलते हैं द्विसंचरण। मनुष्य में द्विसंचरण क्या होता है? परिसंचरण होता है। हृदय में 4 कक्षक होते हैं। कौन कौन से? 2 अलिंद होते हैं, इसको एट्रिया बोला जाता है। क्या होते हैं? अलिंद होते हैं, इसको एट्रिया बोला जाता है। और 2 निलय होते हैं, इसको वेंट्रिकल्स बोला जाता है। ठीक है। शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग में होते हैं, यानी कि जो हमारा शुद्ध और अशुद्ध रक्त किसमें होता है? अलग अलग होता है, अलग अलग सेक्शन में भरा होता है। फिर होता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा हुआ है, पौधों में परिवहन कैसे होता है? पौधों में परिवहन कैसे होता है? पौधों में 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पौधों में किस प्रकार के 2 ऊतक पाए जाते हैं? 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन से ऊतक होते हैं पौधों में? कौन कौन से ऊतक होते हैं? आप लोग बताइए जरा, कौन कौन से ऊतक होते हैं? इसमें होता है जाइलम और फ्लोएम। कौन कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है जल और खनिज का परिवहन करता है, जो फ्लोएम होता है इसका परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है। पौधों में परिवहन किसके द्वारा होता है? 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जिसके द्वारा पौधों में परिवहन होता है। इसमें कौन कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है और फ्लोएम के द्वारा किसका होता है? भोजन का परिवहन होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे पूछा हुआ, उत्सर्जन क्या होता है? जैसे मलमूत्र का त्याग करते हैं इसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन प्रक्रिया बोलते हैं। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए। उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से भाग लेते हैं उसके बारे में बताइए। यहाँ पे पूछा हुआ है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। मनुष्य में उत्सर्जक अंग कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 किडनी होता है, मूत्र वाहिनी होती है, मूत्राशय होता है, मलमूत्र होता है, मूत्र मार्ग होता है, गुर्दे में नेफ्रॉन नामक इकाई होती है। तो जो हमारी किडनी होती है, किडनी किससे मिलकर बनी? नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर के किडनी का फॉर्मेशन करते हैं। इसकी एक इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। हमारा अगला चैप्टर यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने वाला है। अगला चैप्टर हमारा कौन सा है? यहाँ पे हमारा अगला चैप्टर नंबर 7 है, नियंत्रण एवं समन्वय। कौन सा है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नियंत्रण और समन्वय क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे। हमारा अभी उसको बताते हैं, नियंत्रण और समन्वय क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको छोटा कर लेते हैं जरा सा। हाँ, छोटा हो जाए भाई, ठीक होगा, चलो कोई बात नहीं। हाँ, उत्तर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों और क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? समन्वय बोलते हैं। यह कार्य मुख्यतः तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा किया जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों और क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वित करने की प्रक्रिया को समन्वय कहते हैं। यह कार्य मुख्यतः तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा
किया जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे पूछा गया है तंत्र के भाग लिखिए। तंत्र के भाग लिखिए। कौन कौन से भाग होते हैं तंत्र के, कौन कौन से भाग होते हैं तंत्र के, उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। इसके भाग हैं तंत्र के भाग, 3 मुख्य रूप से भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? CNS इसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र इसको PNS बोलते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त मतलब तो जो अपने आप ऑटोनोमस हो, जो उनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, उसको स्वायत्त बोलते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो होते हैं वो किस में आते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे यहाँ पूछा हुआ है प्रतिवर्त क्या होता है, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, प्रतिवर्त क्रिया क्या होती है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। हमें पूछा हुआ है किसी उत्तेजना के प्रति त्वरित और स्वतः उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? प्रतिवर्त क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिवर्त क्रिया बोलते हैं। किसी उत्तेजना और त्वरित के स्वतः त्वरित और क्या पूछा हुआ है? किसी उत्तेजना के प्रति त्वरित और स्वतः उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया। जैसे हमारे कांटा कट जाता है पैर में, तो हमें अचानक से पैर की तरफ देखते हैं क्या हुआ, तो क्या होता है? त्वरित रिस्पांस करते हैं। त्वरित यानी कि तुरंत रिस्पांस करते हैं, तुरंत देखते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रतिवर्त क्रिया बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है इसे। गर्म वस्तु को छूते ही हाथ तुरंत पीछे खींच लेते हैं। जैसे हम किसी गर्म चीज को छू लेते हैं तो तुरंत पीछे हाथ खींच लेते हैं। कांटा जाता तुरंत पैर की तरफ देख लेते हैं। तो ये क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 पूछा हुआ है कि मानव मस्तिष्क के भाग और उसके कार्य लिखिए। मानव मस्तिष्क क्या होता है तो आपके पास होगा ही, पता चल जाएगा। और इसके भाग कौन कौन से होते हैं इसके लिखिए। अग्र मस्तिष्क इसको बोलते हैं फॉर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन बोलते हैं, पश्चिम मस्तिष्क हिंड ब्रेन बोलते हैं। जो अग्र मस्तिष्क होता है सोचने और याद रखने के कार्य करता है। फिर मध्य मस्तिष्क होता है दृष्टि और श्रवण नियंत्रण, यानी कि देखने और सुनने की क्षमता को ये बढ़ाता है। फिर हमारा पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है? संतुलन और श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूछा हुआ है पौधों में हार्मोन क्या है? 2 उदाहरण लिखिए। पौधों में हार्मोन क्या है और उसके 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो हमारा पौधों में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पौध हार्मोन यानी कि प्लांट हार्मोन कहा जाता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? 2 उदाहरण है मुख्य रूप से, ऑक्सिन और जिबरेलिन। इसके जो ऑक्सिन होता है इसको बढ़ाने में मदद करता है, जिबरेलिन जो फलों को पकाने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है कि मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियां और उसके हार्मोन लिखिए। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? जो जैसे हमारा कौन कौन सी ग्रंथि यहाँ पे दिया हुआ है? पिट्यूटरी ग्रंथ है, थायराइड ग्रंथ है, अग्न्याशय है, ये अधिवृक्क है। इसे पिट्यूटरी ग्रंथ से कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथ से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन। इंसुलिन की अगर कमी हो जाए तो मनुष्य को शुगर हो जाता है। आप लोगों ने सुना, बहुत लोगों को शुगर की बीमारी होती है। ठीक है, अधिवृक्क क्या होता है? जिससे एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है पूछा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा हुआ है थायरोक्सिन हार्मोन क्या कार्य है? पूछा हुआ है थायरोक्सिन हार्मोन का क्या कार्य है, यहाँ पे पूछा हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। थायरोक्सिन शरीर के चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म क्रिया जो होती है उसको नियंत्रित करता है। इसके लिए आयोडीन आवश्यक होता है। अगर हमें आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या होता है? घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीन बहुत लोग, आप बहुत पुराने समय में आप लोगों को देखा होगा, कोई बूढ़े बाबा होते हैं, उनके गले के पास मोटा मोटा सा यहाँ पे निकला होता है, उसको क्या बोलते हैं? घेंघा रोग बोलते हैं। ठीक है, वो आयोडीन की कमी से हो जाता है। किसे होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। इसलिए आप लोग आयोडीन खाते रहिएगा। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 8 है पूछा जीव जनन कैसे करते हैं? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, जीव जनन कैसे करते हैं? पहला क्वेश्चन हमारा हमने लिया हुआ यहाँ पे, कौन सा? जनन। रिप्रोडक्शन क्या है या क्यों आवश्यक है? क्या पूछा हुआ है? रिप्रोडक्शन क्या है या क्यों आवश्यक है? रिप्रोडक्शन क्यों आवश्यक है? जीवों द्वारा अपने ही तरह नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? बताइए आप लोग, क्या बोलते हैं इसको? बताइए आप लोग, बताइए भाई लोग। जीवों द्वारा अपने ही क्या बोलते हैं? जीवों द्वारा अपने ही तरह नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। या प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने में
आवश्यक होता है। जैसे कि आप हुए, आपके पापा थे, फिर आप हुए, फिर आपके भी बच्चे होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने में मदद करता है, इसको ही जीव जनन कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है, इसके प्रकार लिखिए, पूछा हुआ है। अलैंगिक जनन क्या है, इसके प्रकार लिखने के लिए यहाँ पे बताया हुआ है। तो जब एक ही अभिभावक से बिना युग्मन संयोग से के नई संतति बनती, उसके अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने केचुआ का नाम सुना होगा, केचुआ में अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, और केचुआ हो गया, पैरामीशियम हो गया, इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। जब एक ही अभिभावक से बिना युग्मन के संयोग के नई संतति बनती है, इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं अलैंगिक जनन? द्विखंडन अमीबा में पाया जाता है, कलीकरण यानी कि ईस्ट में पाया जाता है, खंडन स्पायरोगायरा में पाया जाता है, बीजाणु निर्माण राइजोपस में पाया जाता है। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पूछा हुआ है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा हुआ है, लैंगिक जनन क्या होता है? क्या पूछा हुआ है, लैंगिक जनन क्या होता है? उत्तर लिखिए, पूछा हुआ लैंगिक जनन क्या होता है? जब नर और मादा युग्मकों के संयोग से नई संतति बनती है तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जब मेल और फीमेल मिल करके नए संतति का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं उसको। इसमें विविधता वेरिएशन पाई जाती है, जैसे आपका बात करने का तरीका, आपका फेस स्टाइल आपके माता पिता से अलग होता है, इसमें विविधता हो जाती है। इसको क्या, इसमें क्या बोलते, क्या लिखा हुआ है, विविधता पाई जाती है। जैसे आपका फेस और स्टाइल पापा से कुछ मिलता है, बाकी थोड़ा बहुत बदला रहता है, तो उसी बदलाव को क्या बोलते हैं, विविधता बोलते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूछा हुआ है कि परागण यानी कि पॉलिनेशन क्या है, इसके प्रकार लिखिए। पुंकेसर से परागण का स्त्री केसर तक पहुंचना। पुंकेसर से परागकण जो होता है वो स्त्री केसर पर जब पहुंचता है, स्त्री केसर ऐसे होता है, यहाँ पर जब पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को, पहुंचने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। इसका कितने प्रकार के परागण होते हैं, 2 प्रकार के। नंबर 1 स्वपरागण, फिर होता है पर परागण। स्वपरागण जो होता है वो अपने आप पहुंच जाते हैं। ठीक है, और पर परागण यानी कि किसी मक्खी, मधुमक्खी या किसी अन्य स्रोत के द्वारा जब वहां पर स्त्री केसर के पास पहुंचते हैं तो उसको बोलते हैं पर परागण बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, पर परागण बोलते हैं। जब दूसरे की मदद के द्वारा वहां पहुंचता है उसको पर परागण, जो अपने मन से पहुंचाता है उसको स्वपरागण बोला जाता है। फिर हमारा पूछा हुआ है, मानव पुरुष जनन तंत्र के भाग लिखिए। जो मानव पुरुष जनन तंत्र के भाग कौन कौन से होते हैं, ब्रेक यानी कि टेस्टिस होती है, शुक्रवाहिनी होती है। फिर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन सा, ब्रेक हो गया, शुक्रवाहिनी हो गई, मूत्र मार्ग हो गया, फिर लिंग होता है जिसके द्वारा मूत्र का विसर्जन करते हैं। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे पूछा हुआ है कि स्त्री जनन तंत्र के भाग लिखिए। क्या पूछा हुआ है, स्त्री जनन तंत्र के भाग लिखने के लिए पूछा गया। इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ओवरी हो गया, अंडवाहिनी हो गई, गर्भाशय हो गया, योनि हो गई, ये हमारे क्या है, स्त्री तंत्र के भाग होते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इसमें पूछा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन क्या होता है। जब शुक्राणु और अंडाणु के संयुग्मन यानी कि संयोग से युग्मनज यानी कि जाइगोट का बनने की प्रक्रिया को, जाइगोट बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु के संयोग से युग्मनज यानी कि जाइगोट बनने की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। कहाँ पे होता है, निषेचन होता है किसमें, फैलोपियन ट्यूब में, और जो भ्रूण होता है उसका विकास कहाँ पे होता है, गर्भाशय में होता है। युग्मनज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, फैलोपियन ट्यूब में। इसको कैसे लिखा जाएगा, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में होता है। किसका फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, यानी कि निषेचन कहाँ पे होगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर निषेचन होता है। किसमें होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर निषेचन होता है। फिर हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 में पूछा हुआ वंशागति एवं विकास। वंशागति एवं विकास, वंशागति क्या होती है, विकास क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है वंशागति यानी कि हेरिडिटी क्या होती है। माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण वंशागति कहलाता है। जैसे आपके माता पिता के गुण आपके अंदर आए हैं, आपके गुण आपके बच्चे के अंदर जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वंशागति बोलते हैं। यह गुण जीन्स द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, यानी कि जीन्स यानी कि डीएनए के ऊपर जो पाए जाते हैं इकाई, उसको बोलते हैं जीन्स। जीन्स के ऊपर, जीन्स के द्वारा ये नियंत्रित किए जाते हैं। फिर यहाँ पे पूछा हुआ है मेंडल के एक संकरण यानी कि मोनोहाइड्रेट क्रॉस को समझाइए। जो मेंडल का एक संकरण क्रॉस था वो क्या होता है, उसको समझाने के लिए यहाँ पे पूछा गया है। जब एक ही गुण के लिए 2 भिन्न लक्षणों
वाले पौधों का संकरण किया जाता है तो उसे एक संकरण कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा होगा कि एक छोटे पौधे को दूसरे बड़े पौधे से जब संकरण करवाते हैं तो दो क्या बोलते हैं, 3 बड़े पौधे एक छोटा पौधा का फॉर्मेशन होता है, उसको एक संकरण बोला जाता है। जैसे यहाँ पे टी दिया हुआ है लंबे पौधे के लिए, तो स्मॉल टी लिया हुआ किसके लिए, छोटे पौधे के लिए। दोनों को संकरण करवाते हैं तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे क्या होते हैं, सभी पौधे क्या कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। सभी पौधे कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। फिर दूसरी जब पीढ़ी आती है तो उसमें कुछ बड़े और कुछ छोटे होते हैं। यहाँ पे लिखा 3 लंबे 1 बौना हो जाता है दूसरी पीढ़ी में। यह प्रभुत्व का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस को दर्शाता है, यानी कि प्रभुत्व का नियम, प्रभुता का नियम दर्शाता है कि इसमें कौन कौन से बड़े होते हैं, इसको अलग करने के लिए किया जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूछा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा हुआ, प्रभुत्व का नियम है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। अभी हमने आपको ऊपर बताया ना प्रभुत्व का नियम क्या होता है। किसी गुण के 2 विपरीत लक्षणों में से एक लक्षण यौवन पीढ़ी में प्रकट हो, यानी कि एक छोटा एक बड़ा, तो यौवन जनरेशन में केवल बड़ा बड़ा ही दिखाई दे, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रभुत्व का नियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रभुत्व का नियम बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा यानी कि रिसेसिव, यानी कि छोटा वाला दूसरे पहली पीढ़ी में दिखाई ना दे। ठीक है, पहली पीढ़ी में केवल बड़ा बड़ा ही दिखाई दे, यानी कि जो डोमिनेंस होता है, यानी कि जो प्रभुत्व होता है, यानी कि जो बलदार होता है वो दिखाई दे, छोटे वाले ना दिखाई दे, इसको बोलते हैं प्रभुत्व का नियम है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है, जीन और गुणसूत्र क्या होते हैं, इसके अंदर अंतर बताइए। यहाँ पे पूछा हुआ है जीन और गुणसूत्र क्या होते हैं, इसके अंदर अंतर। तो जीन वंशानुगत की इकाई होती है। जो जीन होती है वंशानुगत की इकाई होती है जो गुणों को नियंत्रित करती है, जबकि गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए से बनी संरचना जिसमें जीन पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र बोला जाता है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, यानी कि 46 नंबर ऑफ 46 होते हैं, कि 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर इसको जोड़े में देखा जाए कितने 23 हो जाते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। मनुष्य में लिंग निर्धारण यानी कि एक्स और वाई गुणसूत्र द्वारा होता है। किसके से होता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, एक्स और वाई के द्वारा होता है। एक्स क्या होता है, जो स्त्री को दर्शाता है। जो एक्स वाई होता है वो किसको दर्शाता है, पुरुष को दर्शाता है। यदि एक्स शुक्राणु लाए, क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे फीमेल के पास क्या होता है, हमेशा एक्स एक्स होते हैं। अगर मेल के पास एक्स वाई होता है, जब एक्स वाला एक्स से मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्स एक्स बन जाएगा, जिससे यहाँ पे फीमेल यानी कि लड़की का फॉर्मेशन होगा। अगर वाई वाला एक्स के साथ अगर यहाँ पे मिलता है तो एक्स वाई का फॉर्मेशन करेगा, जिससे क्या बन जाएगा, बॉय यानी कि लड़के का फॉर्मेशन हो जाएगा। किससे होगा, लड़के का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि शुक्राणु एक्स लाए तो लड़की का फॉर्मेशन, तो शुक्राणु वाई लाए तो लड़का का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया हुआ है, विकास यानी कि इवोल्यूशन क्या होता है। क्या दिया हुआ है, विकास पूछा हुआ, विकास क्या होता है। विकास क्या होता है, जीवों में समय के साथ होने वाली क्रमिक परिवर्तन को ही विकास कहते हैं, या प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन द्वारा होता है, प्राकृतिक चयन के द्वारा होता है। विकास जो होता है जीवों में समय के साथ होने वाली क्रमिक परिवर्तन को ही विकास कहते हैं, या प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन द्वारा होता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया हुआ है, जीवाश्म फॉसिल क्या होता है, इसका महत्व लिखिए। प्राचीन तत्वों के अवशेष या उसके चिन्ह जीवाश्म कहलाते हैं। जिस प्राचीन तत्व होते हैं, उस प्राचीन जो जीव होते हैं उसके जो कुछ जीवाश्म यानी कि अवशेष जो उसके चिन्ह रह जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। महत्व, इसका महत्व क्या है, विकास का प्रमाण देता है कि कितना पहले से आज तक विकास कितना हुआ है, उसको दर्शाता है। प्राचीन जीवों की जानकारी मिलती है कि पहले कौन कौन से जीव रहते थे। डायनासोर आज के टाइम पे नहीं है, तो उसके फॉसिल से हमको क्या पता चला कि पहले डायनासोर थे पृथ्वी पर। पृथ्वी के इतिहास को समझने में इसकी सहायता मिलती है, पृथ्वी का इतिहास को समझने में सहायता मिलती है। हमारा चैप्टर नंबर 10 यहाँ पे दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 10 हमने लिया हुआ यहाँ पे। हाँ, चैप्टर नंबर 10 क्या बोलता है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश परावर्तन आपने सुना होगा, प्रकाश का अपवर्तन सुना होगा, वो क्या होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। नंबर 1 यहाँ पे दिया, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसका परावर्तन के नियम लिखिए। जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर, यानी कि प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मिरर लगा दिया, यहाँ से हमने लाइट भेजा, लाइट यहाँ से ऐसे टकरा के फिर इसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसको वापस लौट जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है।
परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से दो नियम होते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही में होते हैं। आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है और अभिलंब क्या होता है। जैसे हमारा एक तल है, तो ठीक है, ये चिकना है, ऊपर वाला चिकना है, जैसे हमारी ये आने वाली किरण हो गई, ये आने वाली किरण हो गई, ये इधर से वापस जाने वाली किरण होगी, ये हमारा अभिलंब हो गया। जिसके ऊपर जिस पॉइंट पर प्रकाश की किरण टकराती है उसको क्या, वहां पर एक डंडी खींच देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोला बोला जाता है। एक ही तल में होता है, यानी कि जिधर सतह चमकदार होती है उधर ही ये तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, किधर पाए जाते हैं, एक ही तल में पाए जाते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि जो ये वाला कोण होता है ये वाले कोण के बराबर होता है, ये वाला कोण जो होता है ये वाले कोण के बराबर होता है। दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे 90 डिग्री पर आया है, ओ सॉरी 45 डिग्री पर आया है, तो ये 45 डिग्री पर ही वापस जाएगा। ठीक है ना, कम ज्यादा इसमें कुछ नहीं होगा। फिर हमारा पूछा गया समतल दर्पण से बने, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी किस प्रकार की विशेषताएं होती हैं उसको बताने के लिए बताया। इसका जो प्रतिबिंब कैसा बनता है, समतल दर्पण द्वारा आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब का बनता है। ठीक है, वर्चुअल इसको बोलते हैं। कैसा बनता है, आभासी बनता है। और ये सीधा है, यानी कि इरेक्ट होता है। जैसे हम सीधे खड़े हैं तो हम समतल दर्पण में देखते हैं, अपना फोटो देखते हैं शीशे में, आप लोगों ने मुंह देखा ही होगा, तो आपका मुंह उल्टा दिखता है, नहीं सीधा दिखता है ना, तो क्या होता है, समतल दर्पण होता है, उसको समतल दर्पण बोला जाता है। उसमें सीधा फोटो दिखाई देता है। वस्तु के बराबर आकार का होता है, जितना बड़ा आपका मुंह होता है उतना ही बड़ा ही आपके चेहरा जो होता है शीशे में दिखाई पड़ता है, ना कि छोटा ना बड़ा। तो उसको क्या होता है, वस्तु के आकार के बराबर का होता है। दर्पण के पीछे समान दूरी पर बनता है। जैसे आप 10 मीटर पर खड़े हो तो आपको शीशे में दिखेगा कि आप 10 मीटर पर खड़े हैं। अगर 5 मीटर पर खड़े 5 मीटर पर दिखेगा। ठीक है, 5 मीटर पास को दिखेगा। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछा हुआ है, अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर लिखिए। क्या पूछा हुआ है, अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर लिखिए। अवतल दर्पण और यहाँ पे लिखा हुआ उत्तल दर्पण अंदर की ओर मुड़ा होता है। जो अवतल दर्पण जो होता है अंदर की ओर मुड़ा होता है, ऐसे होता है। और उत्तल दर्पण क्या होता है, बाहर की ओर होता है, ऐसे उल्टा होता है। इसको अगर उल्टा दिया जाए तो उत्तल दर्पण बन जाएगा। वास्तविक व आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। जो अवतल दर्पण होता है वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। ये जो उत्तल दर्पण होता है केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जो अवतल दर्पण होता है बड़ा और छोटा प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि जो उत्तल दर्पण होता है ये छोटा प्रतिबिंब, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जिसका उपयोग हम गाड़ियों के शीशे में करते हैं। जैसे हम दूर से देखें ट्रक आ रही है तो कितनी छोटी सी दिखाई देती है गाड़ियों के शीशे में। किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसमें, गाड़ियों के शीशे में, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूछा है, वक्रता केंद्र फोकस और फोकस दूरी क्या होती है। वक्रता केंद्र यानी कि सी, गोले का केंद्र जिससे दर्पण बनता है। किससे बनता है, दर्पण जिससे बनता है। जैसे हमारा एक गोला है, इसका जो केंद्र होता है, ऐसे हमने आधा मिटा दिया तो हमारा क्या बन जाएगा, ये दर्पण बन जाएगा। इसकी जो इस गोले का केंद्र जो होता है वही इसका क्या होता है, केंद्र होता है। किसका केंद्र होता है, वक्रता केंद्र किसका होता है, गोले के केंद्र जिससे दर्पण बनता है। जो दर्पण होता है उसका केंद्र क्या होता है, कौन सा केंद्र होता है, जो गोले का केंद्र होता है वही होता है इसका दर्पण का केंद्र हो जाता है। फोकस का वह बिंदु जहां पर समांतर रेखाएं परावर्तन के बाद मिलती है। जैसे हमने यहाँ पे एक रेखा डाली है इसे, तो ये यहाँ से टकरा कर यहाँ से वापस जाती है। सॉरी, इसको हम दोबारा बताते हैं। जैसे हमारा ये है, ये बन गया फोकस हमारा। जैसे हमने यहाँ से एक रेखा डाली है इसे, ये यहाँ से टकरा के वापस चलेगी। दूसरी रेखा डाली यहाँ से ये टकरा के वापस चलेगी। यहाँ पे परावर्तन के बाद जहाँ पे मिलती है इस बिंदु को क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। फिर क्या होता है, फोकस दूरी कितनी होती है, फोकस दूरी फोकस के बीच की दूरी होती है। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी होती है। ध्रुव होता है इससे बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। इसको एफ से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। और ये वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र का आधा कितना होता है, फोकस दूरी के बराबर होता है। फोकस दूरी को डबल कर दिया जाए तो किसके बराबर आ जाएगा, किसके बराबर, वक्रता केंद्र के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, वक्रता केंद्र के बराबर आ जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूछा हुआ है, दर्पण सूत्र को लिखिए। क्या पूछा हुआ है, दर्पण सूत्र को लिखिए। यहाँ पे लिखा है 1/, सॉरी क्या लिखा हुआ है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस
1/u। ये होता है कितना, क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है। यहाँ पर f क्या होता है, स्मॉल f क्या होता है, फोकस दूरी होती है। जो v होता है ये प्रतिबिंब की दूरी होती है, और u जो होता है वस्तु की दूरी होती है। u मतलब कि दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखा हुआ है, और इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना हुआ, और फोकस दूरी कितनी होती है, ये इसका मतलब होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ये u लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, u लिखा हुआ है, ठीक है, u लिखा हुआ है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या यहाँ पर पूछा हुआ है, अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन के नियम लिखिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ जाता है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे हमारा एक तल है, यहाँ पे प्रकाश हमने यहाँ पे टच किया और कुछ प्रकाश यहाँ पे आके इधर निकल जाएगा दूसरे माध्यम में, ठीक है, और कुछ ऐसे ऐसे करके डाटा करके निकल जाता है इधर, ठीक है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन, जिसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का प्रवेश करना ही क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किसी से सतह पर डालते हैं तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी कि ये F1 इसे मान लो, इसका ये मान लो वायु है, एयर लिख देते हैं, AIR, और ये क्या है, वाटर। तो वायु से वाटर के अंदर जब जाती हैं तो रेखाएं कुछ मुड़ जाती हैं। मुड़ने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। और साइन आई यानी कि आपतित कोण बटा साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक, यानी कि n के बराबर होता है। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n के बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे यहाँ पे पूछा हुआ है, उत्तल लेंस का उपयोग लिखिए। क्या पूछा हुआ है, उत्तल लेंस का उपयोग लिखिए। आवर्धक कांच, मैग्नीफाइंग ग्लास, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में करते हैं। जहाँ पे जूम जो है, जैसे दूरबीन जो आपके ज्योमेट्री में करता है लेंस, उसमें इसका यूज करते हैं। कैमरा में इसका यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग करते हैं। दूरदर्शी में इसका उपयोग करते हैं। किसका, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 11 कौन क्या पूछा हुआ है, मानव, चैप्टर का क्या नाम है, चैप्टर का नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र, पहला चैप्टर है मानव नेत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। मानव नेत्र एक कैमरे की तरह कार्य करता है। इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं, इसका मुख्य भाग है कार्निया हो गया, पुतली हो गई, आयरिस यानी कि परितारिका हो गया, लेंस हो गया, रेटिना हो गया, दृष्टि तंत्रिका हो गई। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, और दृष्टि तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक संदेश भेजता है। जो दृष्टि तंत्रिका होती है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और दृष्टि तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक संदेश भेजता है कि हाँ ये फलाना चीज का प्रतिबिंब है, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है, समंजन क्या होता है, एक्यूमिडेशन क्या होता है, समंजन क्षमता क्या होती है, एक्यूमिडेशन क्या होता है, ठीक है। किसी वस्तु की दूरी के अनुसार नेत्र लेंस की फोकस लंबाई बदलने की क्षमता को ही समंजन कहते हैं। यह सिलियरी मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होता है, या सिलियरी मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा हुआ है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया क्या होता है, इसको कैसे सुधार किया जा सकता है। जब व्यक्ति पास की वस्तु स्पष्ट देखता है और दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष मतलब क्या होता है, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और हमारा दूसरा इसका पार्ट है दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जब दूर की वस्तुएं साफ दिखाई दें, नजदीक की वस्तुएं धुंधली दिखाई दें तो इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं इसको। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा, जब व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट देखता है लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, इसे क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। सुधार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है हमारा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्सन क्या है, कैसे होता है, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। इसको विविगोर बोलते हैं, ब्लू,
इंडिगो सॉरी वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड, ये 7 रंग होते हैं किसमें, प्रतिबिंब उसमें रेनबो के अंदर 7 रंग होते हैं ना, वही है ये वाले रंग जिसमें दिखाई देते हैं। जब श्वेत प्रकाश परिमित से गुजरता है तो वो अपने 7 रंगों में टूट जाता है। इसमें ये बिबिगोर इसको बोलते हैं। इसको आपने जब रेनबो बनते हुए देखा होगा ना, उसके 7 रंग को ही प्रकाश, व्हाइट प्रकाश जब टूट जाता है उसको बोलते हैं। इससे रेनबो का फॉर्मेशन होता है बिबिगोर से। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पूछा हुआ है वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। क्या पूछा हुआ है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। फिर इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरते समय वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरते समय प्रकाश का मुड़ना वायुमंडलीय परिवर्तन कहलाता है। वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरते समय, वायुमंडल में बहुत सारी परतें होती है, जैसे ओजोन परत आपको नाम सुना होगा, उससे गुजरते समय प्रकाश का मुड़ना वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। जैसे तारों का टिमटिमाना एक क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। फिर हमारा यहाँ पूछा है सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। यहाँ पे पूछा हुआ है सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी होती है। सूर्यास्त के समय प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी होती है। छोटी तरंगदैर्घ्य नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है और लाल रंग कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए क्या होता है, सूर्य लाल दिखाई देता है, क्योंकि नीला रंग जो होता है वो अधिक प्रकीर्णित होता है, और जो अधिक प्रकीर्णित होता है, जबकि लाल रंग जो होता है वो कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए हमें सूरज लाल दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, सूर्यास्त के समय सूरज लाल दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय जो प्रकाश की दूरी होती है अधिक तय करनी पड़ती है। फिर हमारे चैप्टर नंबर 12 है, यहाँ पे पूछा हुआ है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। क्या पूछा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हमारे इसमें करंट आता है वो क्या होता है। विद्युत धारा क्या है, इसका सूत्र लिखिए। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका सूत्र है I = Q/T, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी Q/T। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के दर को, यानी दर यानी कि समय, कितने समय में कितनी धारा प्रवाहित हुई, इसको ही बोला जाता है दर। यानी कि एक मान लीजिए एक वैसे बोर्ड लगा हुआ, बोर्ड में 1 मिनट में कितनी धारा प्रवाहित होती है, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत। कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होता है, कितना आवेश प्रवाह होता है, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोला जाता है। जहां पर I = धारा होता है, Q = आवेश होता है, और T = समय होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ओम का नियम लिखिए। आप लोगों ने ओम का नियम पढ़ा होगा। यहाँ क्या पूछा हुआ है, ओम का नियम लिखिए। स्थिर ताप पर किसी चालक में बढ़ने वाली धारा, स्थिर ताप पर किसी चालक में बढ़ने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी कि V क्या होता है, V/IR। V मतलब होता है विद्युत धारा, I मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, R मतलब होता है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। विभवांतर और धारा और प्रतिरोध बोलते हैं इसको। किसी स्थिर ताप पर किसी चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, इसको ही बोलता है, क्या बोलते हैं, ओम का नियम बोला जाता है। V/IR, विभवांतर V और I मतलब धारा और R मतलब क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोला जाता है। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 3, क्या पूछ रहा है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 चालक, यानी कि चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है। अनुप्रस्थ काट उनका क्षेत्रफल कितना होता है। फिर होता है पदार्थ का स्वभाव कैसा होता है। फिर ठीक है, फिर हमारा और इस पर डिपेंड करता है, ताप पर भी डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, ताप पर भी डिपेंड करता है। इसका सूत्र होता है रो L/A। इसका सूत्र होता है, मैं लिखे देता हूँ। इसका सूत्र होता है रो L/A। इसका सूत्र होता है रो L/A होता है। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, श्रेणी क्रम सीरीज संयोजन क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। जब उपकरणों को एक के बाद एक जोड़ा जाता है तो उसे श्रेणी क्रम बोलते हैं। जैसे एक जुड़ा, फिर दूसरा जुड़ा, फिर तीसरा जुड़ा, फिर चौथा जुड़ा, इसको क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम बोला जाता है। धारा समान रहती है, इसमें कुल प्रतिरोध बढ़ता है। एक उपकरण खराब होने पर पूरा परितंत्र बंद हो जाता है, इसी ये खराब हो गया तो बाकी आगे करंट प्रवाह नहीं होगा।
आगे करंट का प्रवाह नहीं होगा। फिर समांतर आता है, कैसा आता है, समांतर क्रम में। इसको कैसे जोड़ते हैं, जब उपकरणों को समान विभवांतर पर अलग अलग जोड़ा जाता है उसे समांतर संयोजन कहते हैं। जैसे एक यहाँ जुड़ा, फिर उसके नीचे यहाँ जुड़ा, फिर उसके नीचे यहाँ जुड़ा, फिर उसके नीचे यहाँ जुड़ा। अगर ये वाला खराब हो जाएगा तो यहाँ पे करंट आता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे विभवांतर समान रहता है, कुल प्रतिरोध कम होता है, एक उपकरण खराब होने पर अन्य कार्य करते रहते हैं, ठीक है। समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो इसे मान लो एक हमारा ये वाला खराब हो जाएगा तो करंट हमारे यहाँ पे आता रहेगा, फिर यहाँ जाता रहेगा, फिर यहाँ जाता रहेगा, फिर मतलब लगातार कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। जबकि हम इसमें जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं तो इसमें करंट का प्रवाह नहीं होता है अगर एक खराब हो जाए तो। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है कि विद्युतीय शक्ति क्या है, इसका सूत्र लिखिए। विद्युत ऊर्जा की खपत की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, यानी कि पावर इक्वल टू IV। IV मतलब होता है विभवांतर और करंट होता है विद्युत धारा, या इसको बोलते हैं P इक्वल टू I²R भी बोला जाता है। विद्युत ऊर्जा की खपत की दर को ही क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोला जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे पूछा हुआ है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, किलोवाट पर घंटा, किलोवाट घंटा होता है। kWh इसको ऐसे लिखा जाता है। आप लोगों ने मीटर में चेक किया होगा, आपके घर पे लाइट का मीटर लगा होता है, उसमें लिखा जाता है जैसे मान लो 13 kWh ऐसे लिखा होता है, यानी कि इसका मात्रा क्या हुआ, किलोवाट घंटा। फिर इसकी यूनिट क्या होती है, किलोवाट घंटा होती है। फिर हमारा अगला चैप्टर नंबर अगला चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 यहाँ पे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कौन कौन से होते हैं। फिर यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर उसके प्रभाव का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे हमारा एक चुंबक मान ले रखा है, इसके यहाँ तक जहाँ जितनी दूर तक इसके प्रभाव को महसूस किया जाएगा उसका क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा उसका। इसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे एक चुंबक होता है, इससे यहाँ से रेखाएं निकलती हैं, यहाँ जाती हैं, फिर यहाँ से निकलती है, यहाँ जाती हैं, फिर यहाँ से निकलती है, यहाँ जाती है, फिर यहाँ से निकलती है, यहाँ जाती हैं। ऐसे रेखाएं चलती रहती हैं, ऐसे ऐसे चलती रहती है। यहाँ से जाएंगी यहाँ, जहाँ से जाएंगी यहाँ, ऐसे ऐसे चलती रहती हैं, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आर्स्टेड का प्रयोग क्या दर्शाता है। आर्स्टेड का प्रयोग क्या दर्शाता है। आर्स्टेड के प्रयोग से सिद्ध हुआ कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। जब धारा प्रवाहित तार के पास कंपास रखा जाता है तो उसकी सुई विचलित हो जाती है। कि मान लीजिए तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, यहाँ पे अगर हम कंपास रख दें तो इसकी जो सुई होती है उसमें विचलन हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, आर्स्टेड का प्रयोग बोला जाता है। फिर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बच रही है, दाएं हाथ का अंगूठा नियम, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। यदि दाएं हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में रखे तो मुड़ी हुई उंगलियां, जैसे ऐसा रखा जाता है, इधर करंट जा रहा है तो मुड़ी हुई उंगलियां, यानी कि अंदर की हमारी उंगलियां मुड़ी होती हैं, क्या दर्शाती हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा हुआ है, सोलिनाइड क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है सोलिनाइड क्या होता है, इसके गुण लिखिए। तार की लंबी कुंडली को सोलिनाइड कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने पंखा में देखा होगा, जैसे एक शाफ्ट लगा होता है, उसके चारों तरफ ऐसे बहुत सारा तार लपेटा हुआ होता है, इसको क्या बोलते हैं, कुंडली बोला जाता है। इसी कुंडली को क्या बोलते हैं, सोलेनाइड बोला जाता है। गुण क्या होता है, इसके अंदर समान चुंबकीय क्षेत्र बनता है या क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करता है। धारा बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा हुआ है, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। विद्युत मोटर उस सिद्धांत पर कार्य करती है कि जब किसी धारा वाहक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है। किस तरह पर कार्य करती है, जब किसी धारा वाहक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है, इस पर यह कार्य करता है। इसे ही क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है कि फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम क्या है। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम क्या है। यदि बाएं हाथ की तर्जनी यानी कि ये वाली उंगली, मध्यमा और अंगूठा
तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, यानी कि इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल, इसके बीच में 90 डिग्री का अगर कोण होता है तो इसको क्या बोलते हैं, बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत, यानी कि ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, यहाँ पर 90 डिग्री बनता हो, यहाँ पर 90 डिग्री बनता हो। जैसे मान लो अंगूठा हो गया, तर्जनी हो गई, मध्यमा हो गया, ऐसे तीनों उंगलियां रखा जाए तो ऐसे इस्तेमाल रख दें, इसके बीच में 90 डिग्री का, इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बने तो इसको बोलते हैं बाएं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बोला जाता है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, जबकि मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है, अंगूठा जो होता है बल की दिशा को दर्शाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि विद्युतीय जनित्र सिद्धांत क्या है। विद्युतीय जनित्र मतलब कि जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो इसमें धारा उत्पन्न होती है। क्या बोलते हैं, चुंबकीय जनित्र विद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसमें पूछा गया है कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं। फिर हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ऊर्जा का अच्छा स्रोत किसे कहते हैं। ऐसा स्रोत जो अधिक ऊर्जा दे, सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो, कम प्रदूषण फैलाए, उसे ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ऐसा स्रोत जो अधिक ऊष्मा दे, सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो, कम प्रदूषण फैलाए, उसे ऊर्जा का अच्छा स्रोत कहा जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, इसके लाभ और हानि लिखिए। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, इसको क्या बोलते हैं, जीवाश्म का ईंधन बोला जाता है। लाभ, इससे क्या क्या लाभ होती हैं, अधिक ऊर्जा देता है, उपयोग में आसान होता है। हानि क्या होती है, इससे वायु प्रदूषण फैलता है और सीमित मात्रा में उपलब्ध किया जाता है। ये कितना किया जाता है, सीमित मात्रा में उपलब्ध किया जाता है। अधिक ऊर्जा देते हैं और उपयोग में आसान होते हैं। बाकी हानि क्या होती है, वायु प्रदूषण को फैलाता है और सीमित मात्रा में उपलब्ध किया जाता है ये। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है कि ताप विद्युत संयंत्र थर्मल पावर प्लांट कैसे कार्य करता है। कोयले को जलाकर पानी को भाप में बदलता है। जो विद्युत संयंत्र होता है, कोयले को जलाकर पानी को भाप में बदलता है। भाप टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन जनित्र को घुमाकर बिजली उत्पन्न करता है। जनित्र को यानी कि जो टरबाइन होता है वो मोटर को घुमा करके लाइट को उत्पन्न करता है। इसको बोलते हैं ताप विद्युत संयंत्र बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा हुआ है, जल विद्युत संयंत्र क्या होता है। हाइड्रो पावर प्लांट का सिद्धांत लिखिए। बांध में एकत्रित जल की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर टरबाइन घुमाया जाता है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। इसको क्या बोलते हैं, जल विद्युत संयंत्र बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा हुआ है, सौर ऊर्जा के लाभ लिखिए। सौर ऊर्जा क्या होता है, उसके लाभ लिखिए। इसका प्रदूषण रहित होता है, इसमें प्रदूषण कम होता है। अक्षय यानी कि अक्षय होता है, रिन्यूएबल होता है, इसको बार बार यूज कर सकते हैं। सीमित स्रोत होता है, रख रखाव में कम होता है कि इसको रखना उठाना नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 दिया हुआ है कि पवन ऊर्जा के लाभ और हानि को लिखिए। पवन ऊर्जा के लाभ और हानि को लिखिए। लाभ इसका, पवन ऊर्जा का लाभ क्या होता है, प्रदूषण रहित होता है, अक्षय ऊर्जा होती है। हानि क्या होता है, अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, हवा की गति पर निर्भर करता है। अगर हवा तेज चलेगी तो अधिक ऊर्जा मिलेगी, हवा कम चलेगी तो हमें कम ऊर्जा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 हमारा दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि परमाणु ऊर्जा क्या होता है, इसके लाभ और हानि को लिखिए। नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा बोलते हैं। नाभिक का जब विखंडन होता है तो उससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा बोला जाता है। इसके लाभ कौन कौन से होते हैं, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, कम ईंधन की आवश्यकता होती है। इसकी हानि क्या होती है, रेडियोधर्मी कचरा उत्पन्न होता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा पर्यावरण और
अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, हमारा पर्यावरण। इसमें पूछा हुआ है परितंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, जीवों और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच, जीवों और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध को पारितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। जैसे जंगल और तालाब जीवों और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच में आपस में संबंध को दर्शाते हैं, ठीक है, इसी को पारितंत्र बोला जाता है। जैसे जंगल और तालाब हो गए। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है, खाद्य श्रृंखला क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, उदाहरण दीजिए। एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण की क्रमिक प्रक्रिया को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे बिल्ली होती है चूहे को पकड़ कर खा लेती है, कुत्ता जो था बिल्ली को पकड़ कर खा लेती है, तो उससे उसको ऊर्जा मिली, उससे उसको ऊर्जा मिली। इसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण। क्रमिक प्रक्रिया को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्रम वाइज, एक के बाद मतलब क्रम वाइज ऊर्जा का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, खाद्य श्रृंखला कहलाता है। जैसे कि घास हिरन खाती है, हिरन को शेर खाता है, इसमें ऊर्जा, घास से हिरन को ऊर्जा मिली, हिरन से शेर को ऊर्जा मिल जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, श्रृंखला, क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला बोला जाता है। फिर हमारा आता है खाद्य जल क्या, खाद्य जाल क्या होता है, क्या पूछा हुआ है, खाद्य जाल क्या होता है, फूड वेब इसको बोलते हैं। जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। यह पारितंत्र को स्थिरता प्रदान करता है। क्या कहता है, स्थिरता प्रदान करता है। नंबर 4 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा हुआ है, ट्रॉफिक स्तर क्या होते हैं, ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण को ट्रॉफिक स्तर कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को क्या कहा जाता है, ट्रॉफिक स्तर कहा जाता है। इसमें पहला स्तर क्या होता है, उत्पादक का होता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता होता है, फिर द्वितीय उपभोक्ता होता है, फिर तृतीय उपभोक्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूछा हुआ है कि 10% ऊर्जा नियम क्या है। 10% ऊर्जा नियम क्या है, यहाँ पे देखिए हम आपको बताते हैं 10% ऊर्जा नियम क्या है। खाद्य श्रृंखला में एक ट्रॉफिक स्तर से अगले स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, बाकी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। जैसे घास को भी किसने खाया था, हिरन ने खाया था, उसके अंदर घास से 10% ऊर्जा मिली। और फिर हिरन को किसने खाया, शेर ने खाया था, तो हिरन से शेर को कितनी ऊर्जा मिली, 10%, बाकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या हुआ पूछा हुआ है, ओजोन परत का महत्व क्या है। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। क्या करती है, रक्षा करती है। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। इसके क्षय से त्वचा और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। यानी कि अगर ओजोन परत खत्म हो जाएगी तो हमें त्वचा यानी कि स्किन पर कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि जैव अपघटनीय और अजैव अपघटनीय पदार्थों में अंतर लिखिए। क्या कह रहा है, जैव अपघटनीय और अजैव अपघटनीय पदार्थों में अंतर लिखिए। जैव अपघटनीय पदार्थ और अजैव अपघटनीय पदार्थ, इसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित होता है, ये विघटित नहीं होता है। पर्यावरण को कम हानि करता है, ये पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए कागज जो होता है कम हानि करता है पर्यावरण को, जबकि प्लास्टिक क्या होता है, ये पर्यावरण को अधिक हानि पहुंचाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 16 क्या बोलता है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रतिबंध, मैनेजमेंट ऑफ दी नेचुरल रिसोर्सेस। क्या बोल रहा है, नेचुरल रिसोर्स का कैसे प्रतिबंध करते हैं, प्रबंध कैसे करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा हुआ, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, प्रकृति से प्राप्त वह वस्तुएं जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि खनिज, भूमि, वन, जल आदि ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा हुआ, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ऐसा विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हो लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, उसे क्या बोलते हैं, सतत विकास कहा जाता है। ऐसा विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी का विकास तो हो लेकिन भविष्य में जो पीढ़ियां आने वाली हो उसके बारे में विचार करके क्या प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाए, उसको क्या बोलते हैं, सतत विकास बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या पूछा हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा हुआ है कि 5R सिद्धांत क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 5R सिद्धांत, बताइए कमेंट करके। 5R सिद्धांत में प्राकृतिक संसाधनों को
संसाधनों के संरक्षण के लिए 5R सिद्धांत अपनाया जाता है। नंबर 1 2 2 3 4 और ये 5। हाँ, फर्स्ट R का मतलब होता है रिफ्यूज, मतलब होता है मना करना, किसी भी प्राकृतिक संसाधन को हानि पहुंचाने वाले तथ्यों को करने से मना करना। रिड्यूस मतलब होता है जो ऐसे काम को करने से कम करना, ऐसे कामों को कम करना जिनसे पर्यावरण को प्रदूषण का मतलब पर्यावरण की जो मतलब हानि पहुंचे उसको कम करना। रिफ्यूज मतलब होता है ऐसे युक्तियों को अपनाना जिससे क्या होते हैं रिफ्यूज, पुनः उपयोग करना चाहिए। फिर हमारा था रिपेयर, ऐसे हमें ऐसे चीजों का उपयोग करना है जिनको बार बार मरम्मत करके यूज किया जा सके। फिर हमारा था रिसाइकिल, पुनः चक्र, जिससे हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं उसको इस प्रकार से उपयोग करें कि उसका उपयोग हम बार बार कर सकें, उसको हमें इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए होता है 5R सिद्धांत होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर क्या होता है अगला, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पूछा, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है। अगर वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, पर्यावरण संतुलित बनाए रखने के लिए हमें वन संरक्षण करना चाहिए। जैसे इससे जो वन संरक्षण होता है वह वर्षा में हेल्प करता है, वन्य जीवों के आवास में, वन्य जो जंगलों में जो जानवर रहते हैं उनको रहने के लिए आवास प्रदान करता है, मृदा अपरदन को रोकता है। जैसे बारिश के मौसम में जो हमारी मिट्टियां कट जाती हैं, जो पेड़ होंगे तो मिट्टियों को कम कटने देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 5, क्वेश्चन नंबर 5 है बांधों के लाभ और हानि को लिखिए। बांध हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होते हैं। ये सिंचाई के लिए जल का उपयोग मतलब उपलब्ध करवाते हैं, विद्युत उत्पादन में हेल्प करते हैं, बांध नियंत्रण, बाढ़ को नियंत्रित करते हैं। फिर हमारा हानि होता है, इससे क्या हानि होती है, लोगों को विस्थापन, लोगों का विस्थापन है कि जब बाढ़ आ जाती है तो लोग इधर से उधर भागने लगते हैं, रहने के लिए आवास ढूंढते हैं, तो उसमें विस्थापन होता है। पर्यावरणीय हानि होती है, जैव विविधता का प्रभाव होता है, जैसे वहाँ का वातावरण परिवर्तित हो जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे पूछा हुआ है कोयला और पेट्रोलियम जैसे संसाधनों को का संरक्षण क्यों आवश्यक है। कोयला और पेट्रोलियम का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ये सीमित अच्छे नहीं है संसाधन, यानी कि सीमित संसाधन है, भविष्य के लिए इनको बचाना आवश्यक है। इनके अधिक उपयोग से प्रदूषण बढ़ता है, इसलिए हमें कोयला पेट्रोलियम संसाधनों को संरक्षण आवश्यक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे पूछा हुआ है जल संरक्षण के उपाय लिखिए। जल संरक्षण के उपाय कौन कौन से होते हैं, यहाँ पूछा हुआ है। बताया हुआ आंसर में कि वर्षा जल संचयन होता है, जल का सीमित उपयोग करना चाहिए, नदियों को प्रदूषण से बचाना चाहिए, फिर वृक्षारोपण, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष हमें लगाने चाहिए। हमने आगे लास्ट में कुछ 10-12 क्वेश्चन ऐड किए हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, जो हमें पेपर में आने के लिए उपयोगी आएंगे, संभावनाएं हो सकती हैं कि आ जाए कुछ 2-4 क्वेश्चन इसमें से, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है रासायनिक विज्ञान का, रासायनिक अपक्रिया के लक्षण लिखिए, इसको भी आप देख लीजिए। ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, पीओपी का निर्माण कैसे किया जाता है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर आता है धातु और अधातु में अंतर क्या होता है, क्रियाशीलता श्रेणी क्या होती है, आयनिक यौगिकों के गुण लिखिए, सामान्यता क्या होता है, फिर साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम क्या होते हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर हमारे जीव विज्ञान सेक्शन में अगर आए तो देखा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की समीकरण लिखिए, मानव हृदय की संरचना को बताइए, प्रतिवर्त क्या होता है, फिर लैंगिक जनन क्या होता है, मेंडल का एक संकरण नियम क्या होता है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। फिर आता है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या होती है, 10% ऊर्जा का नियम क्या होता है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या होता है, 5R सिद्धांत क्या होता है, सतत विकास क्या होता है, इसके बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर भौतिक विज्ञान के अंदर अगर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा दिया हुआ है परावर्तन के नियम लिखिए, दर्पण सूत्र लिखिए, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, यानी कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है, विद्युतीय शक्ति का नियम क्या होता है, फ्लेमिंग का नियम क्या होता है, फिर विद्युत मोटर सिद्धांत क्या होता है, जल विद्युत संयंत्र क्या होता है, परमाणु ऊर्जा के लाभ और हानि का होता है। ये सब क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, पेपर में आने की संभावना इनकी अधिक मात्रा में हो सकती है। तो आप लोग अपने पेपर की तैयारी अच्छे से करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपने आपके नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।